नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज तीसरा दिन है और मैंने आपको कहा था कि आज से हम अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त जो स्वरूप है, जो यूपीएससी का जो टॉपिक है ये, इस पे शुरुआत करेंगे और अगले 3 दिन हम इसी को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जब टॉपिक को सरलीकृत करके समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम 6 भाषाएं हमें सिलेबस में पढ़नी है। तो आज से हम उन भाषाओं को पढ़ना शुरू करेंगे जो हिंदी के विकास की भाषाएं हैं। तो अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी, ब्रज, अवधि और खड़ी बोली, ये 6 भाषाएं हमको पढ़नी है और बाकी हिंदी से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम अपभ्रंश शुरू कर रहे हैं, फिर कल अपवट और परसों प्रारंभिक हिंदी, ये 3 भाषाएं अगले 3 दिन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश। तो भाषाओं की शुरुआत कर रहे हैं। तो अपभ्रंश से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो हम इस पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपभ्रंश। कोई अगर एक आधा टॉपिक छोटा सा रह जाता है तो वो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा जो मुश्किल प्रवृत्ति के हैं और प्लस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो अपनी मेहनत आपको करते रहना है। नोट्स पे आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, लेकिन मैंने कतई ये नहीं कहा कि इन्हीं नोट्स को ही पढ़ना है। आप अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नोट्स को इससे अपडेट कर सकते हैं, मतलब आपकी सहायक भूमिका में रहेंगे। हाँ, अगर मुख्य भूमिका में भी बना रहे हैं तो उसको अपडेट करते रहिए अपने हिसाब से, ताकि आपको पिक्चोरियल मेमोरी के थ्रू वो नोट्स याद हो जाएं, ठीक है। तो नोट्स ऐसे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारे खुद के हों, लेकिन नोट्स की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश देखिए, भाषिक स्थिति है एक, भाषाई जो विकास है हिंदी का, उसमें एक चरण है ये। अब भाषाई विकास कैसे हुआ है? संस्कृत से हम पाली पहुँचे हैं, पाली से प्राकृत पहुँचे, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आता है। हालांकि हमारे सिलेबस में ना संस्कृत है, ना पाली है, ना प्राकृत है, ये तीनों नहीं है, लेकिन अपभ्रंश की बात जरूर की गई है। तो अपभ्रंश की विशेषताएं हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला हमें पता होना चाहिए इसका कालखंड कौन सा है। तो इसका कालखंड है 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी। तो लगभग 600-700 साल का इतिहास अपभ्रंश का रहा है। तो इसका कालखंड हो गया। स्रोत क्या क्या हैं इसके? शिलालेख हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, बौद्ध रचनाएं हैं, रासो रचनाएं हैं, जैन की साहित्यिक रचनाएं हैं, सिद्धनाथ साहित्य की जो रचनाएं हैं वो भी इसके स्रोत हैं, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी है? नाय कुमार चरियू, पाहुड़ दोहरा, कालिदास के नाटकों में निम्न वर्ग के पात्र इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कालिदास के जो नाटक हैं उसमें भी इसकी बात हुई है, इसका स्रोत है ये। तो ये इसके रचना स्रोत हो गए। फिर बात इसके प्रमुख लेखक कौन है, प्रमुख कवि कौन है? तो पतंजलि, हेमचंद्र, दंडी, ये इसके प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी भूमिका हो गई, ये समझ लीजिए कि पृष्ठभूमि हो गई किसकी? अपभ्रंश की। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो जब भी हम किसी भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे, आने वाली 6 की 6 भाषाओं में ध्यान रखिएगा, हम पहले उसकी ध्वनि व्यवस्था पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी व्याकरणिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर भाषा पर सवाल आता है स्वरूपगत विशेषताएं बताइए, स्वरूपगत विशेषताएं बताइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, तो आपको ध्वनि प्लस व्याकरण दोनों लिखना है, ठीक है। और अगर लिखता है व्याकरणिक विशेषताएं बताइए, तो आपको ध्वनि के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रहेगी सबको। क्या स्वरूपगत विशेषताओं में ध्वनि व्यवस्था की बात करनी है, प्लस व्याकरण की भी बात करनी है, लेकिन व्याकरणिक अगर पूछा जाए तो ध्वनि व्यवस्था की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इसकी ध्वनि संबंधी विशेषताएं, इसमें 5, 6, 7 पॉइंट हैं, वो देखिए। पहला इसकी स्वर। तो स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व मतलब छोटे वाले, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में हिंदी से बस कंपैरिजन कीजिए, सारे सेम है एक्सेप्ट ओ और ओ। यहाँ पर एक ये ध्वनि, 2 अलग ध्वनि है, ओ के ऊपर ये है और ओ आज भी मौजूद है, पर ये वाली ध्वनि आज मौजूद नहीं है। ऐसे ही ए और ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज को जो हिंदी में जो ए और औ है,
ऐ और औ है ये नहीं मिलते हैं, बस इतना ध्यान रख लो। बाकी आप और उसके जगह क्या मिलेगा, इसके आगे ये कर देना और इसके आगे ये कर देना। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, ए आई नहीं मिलता, सॉरी आई नहीं मिलता और औ नहीं मिलता, इसकी जगह क्या मिलता है, ये मिलता है और ओ ये मिलता है। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता है री का प्रयोग। री का प्रयोग में अपभ्रंश में भी दिखेगा, अवहट्ट में भी दिखेगा। तो री का यहाँ पर प्रयोग क्या होगा कि री का रूपांतरण हो रहा है किसमें, ए ई उ और ए में, मतलब ऋस्व स्वर में यहाँ तक और एक दीर्घ स्वर ए में यहाँ पर। ठीक है, तो उच्च ए ई उ ए में हो रहा है और इसका उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, री की तरह होता है। जैसे मृत्यु, मृत्यु, मीतु, मीतु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, री किस में बदल गया, ई में, सॉरी छोटी ई में। कृष्ण का कण है तो ए में बदल गया, गृह का गेह तो ये किस में बन गया, ए में बदल गया। तो री का जो रूपांतरण हो रहा है वो किस में, ए ई उ और ए ई उ और ए में हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये उकार बहुल भाषा है। उकारांता देखने को मिलती है। उकारांता का मतलब ऊ से अंत होंगे शब्द, कारणु, मन्नु, चल्लू, अंगू। ठीक है, तो ऊ से अंत होंगे शब्द, तो उकारांत बहुल भाषा कहा जाएगा। स्वर भक्ति देखने को मिले, स्वर की भक्ति हो रही है, मतलब स्वर केंद्र में आएगा। कैसे, व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजन संयोग के मध्य स्वर लगाने की प्रक्रिया, दो व्यंजन होंगे उनका संयोग करा जाएगा तो उनके बीच में क्या डाल देंगे, एक स्वर डाल देंगे। जैसे प्रदेश, प्रदेश को परदेश कर दिया तो ए एक्स्ट्रा डाल दिया तो स्वर एक्स्ट्रा डाल दिया। क्रिया तो किरिया, तो इसका मतलब ई एक एक्स्ट्रा डाल दी तो स्वर की क्या की जा रही है, भक्ति की जा रही है, मतलब एक्स्ट्रा स्वर डाले जा रहे हैं, तो इसे स्वर भक्ति की विशेषता देखने को मिलती है। व्यंजन वाला देखेंगे तो टैवर्ग प्रधान भाषा है ये, बस इतना ध्यान रख लीजिए, टैवर्ग प्रधान भाषा है। और ए अणे ए न श और श संकर वाला और श षटकोण वाला यहाँ पर नहीं मिलता है, केवल श सड़क वाला देखने को मिलता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर है संयुक्त व्यंजन समाप्त हो जा रहे हैं और द्वितीयकरण की प्रवृत्ति हो रही है। द्वितीयकरण मतलब दो चीजें आएंगी, जैसे चक्र, चक्र क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, क्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, इसको क्या बन जाएगा, चक। धर्म का धम्म, तो द्वितीयकरण के प्रति मैं का क्या हो गया, डबल हो गया, क का क्या हो गया, डबल हो गया। कर्म, मैं का क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसे बोलेंगे द्वितीयकरण की प्रवृत्ति। क्लियर है। फिर एक दो विशेषताएं और देखेंगे। अल्प प्राण व्यंजन का ए और य में रूपांतरण होता है, वचन बन जाता है वयन, कोकिल बन जाता है कोयल। तो अल्प प्राण क्या हुआ, अल्प प्राण वचन का या तो ए या य में रूपांतरण हो रहा है, कोकिल बन गई कोअल। ठीक है, ए में रूपांतरण हो गया, वचन बन गया वयन, तो य में रूपांतरण हो गया। ऐसे ही महाप्राण व्यंजन का रूपांतरण किसमें हो रहा है में, है। मुख सा मुंह, देखिए मुख से क्या बन गया, मुंह, ऐसे बना है मुंह जो आज हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दधी, दधी से क्या बन गया, दही, दही, देखिए दही आज भी शब्द है, दधी, दधी, जबकि आप देखेंगे पुराने जो संस्कृत परंपरा है उसमें दधी यूज होता है। रुधिर, रुहिर बन गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से महाप्राण व्यंजन किसमें रूपांतरित हो रहे हैं, है में रूपांतरित हो रहे हैं। तो ये तो हुआ इसकी ध्वनि व्यवस्था। अब हम इसकी बात करेंगे व्याकरणिक व्यवस्था। लास्ट में मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं MTR पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने, एक छोटा सा चार्ट सा बनवा दूंगा कि उतने 20-25 शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस भाषा से जुड़े हुए सवालों में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए, व्याकरणिक व्यवस्था में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करेंगे जो इस भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली बार परसर्गों का विकास हुआ। परसर्ग पहले क्या विभक्तिक रूप चलते थे, विभक्तिक रूप, जिससे क्या हुआ, निर्विभक्तिक रूप चलने लगे और निर्विभक्तिक रूप में परसर्गों का विकास हुआ कि विभक्ति के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग किया जाने लगा। परसर्ग मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं ना, उन्हीं को परसर्ग बोलते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, जो ने, से, ये जो शब्द है ना, ये परसर्ग है। तो कर्म कारक के लिए ही परसर्ग का विकास हुआ। संबंध के लिए का परसर्ग
का के की, तो संबंध का जो का उपसर्ग है ना, परसर्ग है, ये परसर्ग है, उपसर्ग नहीं है, ये परसर्ग आज भी उपयोगी है, आज भी संबंध के लिए का परसर्ग का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए हिंदी के विकास में इसका एक बहुत योगदान है। ऐसे संप्रदान के लिए तेही परसर्ग का विकास हुआ। काल संरचना की दृष्टि से देखें तो वर्तमान व भूतकाल के लिए संस्कृत परंपरा का पालन किया जा रहा था यहाँ पे, लेकिन भविष्यत काल के लिए दो रूप देखने को मिले। एक रूप था सैरूप और एक था हैरूप। चली सही, चली है, तो सैरूप और हैरूप। लेकिन जो परवर्ती भ्रंश, जो बाद का भ्रंश है, उसमें बैरूप भी देखने को मिला, जिसके लिए भविष्यत काल के लिए चलब, खाइब, ये शब्द है ना, इसमें बै अंत में आ रहा है, तो बैरूप भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर सर्वनाम पे देखेंगे तो तुम्हें सर्वनाम का यहाँ पर विकास होता है। तुम्हें सर्वनाम का विकास हुआ। साथ ही महार, तुहार, ते, तासु, ये सर्वनाम वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो पूर्वी हिंदी की बोलियों में भी प्रयुक्त होते हैं। फिर एक दो विशेषताएं और हैं। विशेषण के पर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमटीआर कर लो कि संख्यावाची जो विशेषण है वो यहाँ पर विकास होते हुए नजर आता है। 10, 12, 13, 18, 30, ये देखिए आज भी एज इट इज मौजूद है ये हिंदी में। 10, 12, 13, 18, 30, तो ऐसे बिंदु तो हमेशा याद रखने हैं जो आज की हिंदी में भी मौजूद है। तो ये कब मिलते हैं? अब भ्रंश में मिलते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो संख्यावाची विशेषण जो विकास के काल में थे, जैसे 1, 7, 16, 11, जो आज 11 है वो 11 था वहाँ पे। ठीक है ना, 7 क्या था? 7 था वहाँ पे। एक क्या था? 1 था। 16 है क्या था? 16 था। तो ये इनका विकास सरलीकरण की प्रक्रिया में थे ये वाले शब्द। ठीक है, तो विशेषण हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। ठीक है, शब्दावली के स्तर पर हम देखें, तो देखिए संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो संस्कृत शब्दों का क्या होंगे? संस्कृत शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम से जब इनका रूप बिगड़ेगा तो क्या आएंगे? तद्भव। तो तद्भवीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो तद्भव शब्द सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि संस्कृत से तद्भव होंगे। फिर लोकल शब्दों का प्रयोग बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में होंगे तत्सम और उसके बाद विदेशज शब्द होंगे। तो ये क्रम है, सबसे अधिक तद्भव शब्द देखेंगे, फिर देशज, फिर तत्सम और फिर विदेशज, ये शब्दों का क्रम है। ये मैंने बता दिया कि तद्भव स्वाभाविक था क्योंकि संस्कृत से परिवर्तनों का आधार हो रहा था, जैसे धम, क्रिया, अज, कम, कर्म से कर्म, कम, ये ऐसे है ना। फिर देशज भाषा शब्दों का भी प्रयोग किया जाना था। उदाहरण याद रखिए, रस्सी, घूंघट, किलकिल, ध्वन्यात्मक शब्दों का विकास हुआ और घर गृहस्थी के शब्दों का विकास हुआ। एक पुनर्तत्समीकरण की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पुनर्तत्समीकरण का मतलब क्या हुआ कि तत्सम से तद्भव बना, लेकिन तद्भव इतना घिस गया कि उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा था, मतलब अर्थ नहीं निकल पा रहा था। तो पुनः तत्सम शब्दों की तरफ रुझान होगा तो इसे पुनर्तत्समीकरण कहा जाएगा, पर यह सीमित प्रवृत्ति थी। ठीक है, तो ये बस इतना ही है अपभ्रंश में। लेकिन अब मैं बात करूंगा जो चीज़ें आपको रटनी है या याद करनी है ना। तो एक मैं चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, जो चीज़ें आपको याद करनी है, किसी भी भाषा से संबंधित आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है? स्रोत, रचनाकार, प्रमुख रचनाएं और कालखंड। कोई भी प्रश्न आएगा भ्रंश का, इसी से आप क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे। इसको प्रयोग करते हुए भूमिका लिखेंगे। फिर ध्वनिगत स्वरूपगत विशेषताएं। ठीक है, स्वरूपगत विशेषताओं में एक होगी ध्वनिगत विशेषताएं और दूसरी होंगी व्याकरणिक विशेषताएं। इसके 5 से 7 पॉइंट याद करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, वो याद करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मतलब जो भी हमने अभी
2 दिन में पढ़ा था, पिछले 2 दिन में, वो सारी व्याकरणिक विशेषताएं हैं। स्वरूपगत विशेषताएं आएंगी तो दोनों लिखेंगे, व्याकरणिक विशेषताएं आएंगी तो ये चीजें लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो अपभ्रंश में क्या क्या चीजें ध्वनिगत में याद रखना है, याद करो। देखो, एक तो स्वर के बारे में, एक व्यंजन के बारे में ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? स्वर भक्ति का था एक पॉइंट। ठीक है। तीसरा द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति थी एक, जो रैंडम आ रहे में लिखता जा रहा हूं। चौथा क्या था? स्वर भक्ति हो गई, द्वितीकरण हो गई। फिर देखिए इधर आते हैं वापस, री का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद में और क्या थे? और एक पॉइंट स्वर व्यंजन हो गया। उकारांत बहुलता एक हो गई आपकी, उकारांत बहुलता। ठीक है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, महाप्राण प्लस अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है। अब एक एक को याद कर लो। ठीक है। स्वर में क्या ध्यान था हमें कि ए और ओ ये ध्वनियां एक्स्ट्रा मिलती हैं, और ए और आई और औ नहीं मिलते। बस इतना ध्यान रख लो, अपने आप लिख दोगे। व्यंजन में क्या ध्यान रखा था? टय वर्ग प्रधान भाषा है। स्वर भक्ति में क्या था? एक स्वर एक्स्ट्रा आ रहा था, क्रिया क्या बन रही थी? क्रिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो। द्वितीकरण, कर्म क्या बन जा रहा था? कम। शब्दों का द्वितीकरण, री का प्रयोग क्या हो रहा था? ए और री से क्या बन जा रहा था? ए, ई, उ और ए में बदल जा रही थी री। ठीक है। उकारांत बहुलता में क्या था? कारणु, मतलब उदाहरण दे दो, उकारांत बहुलता है। महाप्राण और अल्पप्राण व्यंजनों में क्या परिवर्तन हो रहा था? महाप्राण व्यंजन किस में कन्वर्ट हो रहे थे? देखो, अल्पप्राण व्यंजन तो ए और यम में कन्वर्ट हो रहे थे, महाप्राण व्यंजन किस में हो रहे थे? है में कन्वर्ट हो रहे थे। तो महाप्राण है में कन्वर्ट हो रहे थे और ये हो रहे हैं ए और यम में। बस इतने से चार्ट से आप पूरा अपभ्रंश के बारे में लिख दोगे, उसकी ध्वनि के बारे में। व्याकरणिक विशेषताओं में देखो, एक तो क्या? परसर्ग का विकास होता है, एक पॉइंट ये याद आ गया। फिर उदाहरण दे दोगे, ही परसर्ग का विकास। ठीक है। फिर संख्यावाची विशेषण मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके उदाहरण 10, 12, 30 वो जो भी हमने थे। तीसरा संबंध कारक का। ठीक है। संबंध कारक का इसी में है। फिर सर्वनाम, तुम्हें सर्वनाम था। फिर ते, तासु ये सर्वनाम थे। ठीक है। फिर क्या थे? देखिए, सर्वनाम हो गया। काल संरचना, हाँ काल संरचना इंपॉर्टेंट है। काल संरचना में भूतकाल और प्लस वर्तमान के लिए क्या था? सेम था। लेकिन भविष्यत के लिए क्या था? भविष्यत के लिए तय रूप और है रूप। और परवर्ती अपभ्रंश में क्या था? बैरूप। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, एक बार ऐसे करके लिख के याद कर लोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। और एक आखिरी छठा पॉइंट आपको जरूर लिखना है, वो है शब्द भंडार। तो इसमें क्या था? तद्भव, उसके बाद क्या थे? देशज, उसके बाद क्या थे? तत्सम, और उसके बाद क्या थे? विदेशज। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है। देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो अपभ्रंश का आप कोई भी सवाल करने की स्थिति में होंगे। तो ये 2 पेज के नोट्स होने को मेरे, और उसको भी आप आधे पेज के नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हो। तो इसी के ऊपर बेस्ड आज का सवाल होगा जो आपको लिखने की कोशिश करनी है। अब इससे ये आपके पास एकदम शॉर्ट नोट हो गया। अब इसको सेंटेंस फ्रेमिंग में करके, प्रेजेंटेशन में डालकर एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है, तो वो प्रयास आपको करना है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो अपभ्रंश आज हमने पढ़ लिया, कल हम अवहट पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।